अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपके सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तजियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी खबरें लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मामला एक क्लासिक का, एक तारीख का, और एक जुमला जो आपने सुना होगा, ये रेडियो पाकिस्तान है। यकीनी तौर पे ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से, स्टेशन से ये जुमला नशर होता है और 70 साल से ज़ायद हो चुके हैं, आज भी हो रहा है। लेकिन अब रेडियो पाकिस्तान हेडक्वार्टर की इमारत को लीज़ पर दिए जाने का मामला, भट्टी साहब कल एहतजाज भी हुआ, जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया। स्ट्रेटेजिक इमारत है ये ख़ास मकसद के लिए बनाई गई है, इसको लीज पर दिया क्यों जा रहा है? असल देखिए, वज़ारत इत्तलात और नशियात इस बात के हवाले से बड़ी मेंटली प्रिपेयर दिखाई देती है, बगैर स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत किए बगैर और इस बात का अंदाज़ा लगाए बगैर कि कौन सी इमारत है जिसको हम लीज पर देने की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ये बताया जाता है कि यहाँ पर हमने एक मीडिया साइंसिस की यूनिवर्सिटी कायम करनी है, लेकिन बगैर किसी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत किए बगैर, और उसके बाद रेडियो पाकिस्तान की हेडक्वार्टर की जो इमारत है उसकी स्ट्रेटजिक, उसकी अहमियत और उसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान को ओवरऑल स्टेट के अंदर किरदार को बलाए ताक रखते हुए फवाद चौधरी साहब ने, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात साहब ने ये अनाउंसमेंट किया। और उसके बाद से एक भौंचाल है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। जो बात की जाती है होती साहब कि हमें यहाँ पर एक मीडिया यूनिवर्सिटी कायम करनी है, और उसके साथ कहा जाता है कि रेडियो पाकिस्तान माली बहरान से दो चार है, उसके माली हालात अच्छे नहीं हैं, मुख्तलिफ तौजीहात पेश की जाती हैं और इसको यहाँ से हम मुंतकिल करेंगे H8 के अंदर, रेडियो पाकिस्तान की अकेडमी के अंदर। ये एक मुख्तलिफ एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई जो कि रेडियो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहे। उनका ये कहना है कि जिस लेवल के ऊपर रेडियो पाकिस्तान के हेडक्वार्टर के अंदर जितने बड़े पैमाने के ऊपर वहाँ पर ये काम न्यूज़ का मुख्तलिफ प्रोग्राम्स वहाँ से ऑन एयर होते हैं, वो मुमकिन नहीं है कि आप वहाँ पे H8 में एक छोटी सी अकेडमी में उस तमाम चीज़ों को H9 में उस तमाम एक छोटी सी इमारत के अंदर आप वो काम एग्जीक्यूट कर सकें। हाँ, अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आपने एक यूनिवर्सिटी कायम करनी है और रेडियो पाकिस्तान को बुरहान से निकालना है, तो इसके बहुत से सोल्यूशन मौजूद हैं। और इस हवाले से वफाकी मौसिब ने एक कमेटी कायम की थी और इससे उस रिपोर्ट से मुतल्लिक हमने अपने प्रोग्राम में ये मामला टेकअप भी किया था। उस कमेटी ने, जिसके अंदर मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स भी शामिल थे, बहुत मुफस्सल अंदाज के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुख्तलिफ प्लान पेश किए कि आप किस तरीके के साथ रेडियो पाकिस्तान को ना सिर्फ माली खसारे से निकाल सकते हैं, इसको अपने पाँव पे भी खड़ा कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप एक मीडिया यूनिवर्सिटी भी कायम कर सकते हैं। उसके अंदर एक बड़ी एक सजेशन ये दी गई थी कि GT रोड में रवात के पास रेडियो पाकिस्तान की सैकड़ों एक अराजी मौजूद है जो कि GT रोड के एंड बिल्कुल उसके ऊपर वाक़ है। अब वहाँ पर यूनिवर्सिटी कायम कर सकते हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ रवात की साइड पर इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के अंदर कायम की गई हैं और वहाँ पर इतनी अराजी मौजूद है कि जो कि HEC की एक रिक्वायरमेंट है, 80 कनाल अराजी आपके पास होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए, उससे कहीं ज़्यादा आपको अराजी आपके पास वहाँ पर मौजूद है। उसके साथ रेडियो पाकिस्तान की इमारत जहाँ पर वाक़ है, अगर फवाद चौधरी साहब ने अगर ये फैसला अनाउंसमेंट करने से पहले उनको देखना चाहिए था कि उसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन क्या है। उसके एक साइड के ऊपर आपका नैब का हेडक्वार्टर है, उसके बैक साइड के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत ज़ेर तमीर है और उसके बिल्कुल साथ दफ्तर खारजा है, सामने आपके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है। तो किस तरीके से आपने सफारत खाने सामने डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, ये फैसला किया। अगर आप यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी कायम करने का आइडिया तकरीबन एक दहाई कबल भी यहाँ दिया गया था, इसके ऊपर बड़ी वर्किंग की गई थी। अमेरिकन यूनिवर्सिटी का एक वफद ने दौरा किया था, DFID समेत दीगर इदारे ताउन करने को भी तैयार थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी ऑप्शन को एक्सप्लोर किए बगैर इस ऑप्शन के ऊपर काम शुरू कर दें कि इस इमारत को खाली करें और इसके अंदर एक हिस्टोरिकल जो एक आर्काइव मौजूद है जिसको डिजिटलाइज किया गया और इतना बड़ा एक सेटअप मौजूद है, उसको आप खत्म करके वहां पर उसको आप लीज पर किसी और पार्टी को देने की तैयारी करें। और लीज से इतनी आमदन आपको किसी सूरत हासिल नहीं हो सकती कि आप यूनिवर्सिटी को एक यूनिवर्सिटी बना सकें या यूनिवर्सिटी रन कर सकें। उसके साथ एक और ऑप्शन आपके पास मौजूद है। हमारे पास जो अकेडमी है, PBC की एक अकेडमी है, PTV की अकेडमी है, इंफॉर्मेशन सर्विस की अकेडमी है, इनको भी आप मर्ज करके आप एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। ऑप्शन डिफरेंट मौजूद हैं। रिसेंटली 5 ऐसे साबिक वफाकी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और नशरियात जो कि DG रेडियो पाकिस्तान भी रहे और चेयरमैन भी रहे इनकी बोर्ड के ऊपर,
उन्होंने भी इस मामले के हवाले से वजारत इत्तलात और नशरियात के आइडिया के ऊपर बहुत मायूसी का इजहार किया है और उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि आपको अपने इस फैसले को रिव्यू करना चाहिए। ये किसी सूरत ये ऑप्शन फिजिबल नहीं है। मुलाजमीन आजकल आपके सरापा एहतजाज हैं, यूनिवर्सिटी आपने कायम करनी है, रवात में आपके पास अराजी मौजूद है, आप उस ऑप्शन पे आप काम कर सकते हैं। फंड्स आपने जनरेट करने हैं, किसी और ऑप्शन, बहुत से ऑप्शन है, आप फंड जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक इन 5 रिटायर्ड सेक्रेटरीज ने एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल दी है। दुनिया भर के अंदर जो स्टेट रन रेडियो स्टेशन हैं कोई भी प्रॉफिट में नहीं है। आप BBC की बात कर लें, आप वॉइस ऑफ अमेरिका की बात करें, आप इंडियन रेडियो की बात करें, क्योंकि स्टेट के अपने एक मकासद होते हैं, आपने उनको सर्व करना है, स्टेट की पॉलिसी को आपने सर्व करना है, तो उसके अंदर फिर कमर्शियल वायबिलिटी का या प्रॉफिटेबिलिटी का आंसर सामने नहीं रहता। मकसद ये होता है कि स्टेट को सर्व करने के लिए एक मीडिया मौजूद रहना चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब को इस बात को सामने रखना चाहिए कि अगर यूनिवर्सिटी कायम करनी है तो बहुत से दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। रिटायर्ड सेक्रेटरीज की वो कमेटी जिन्होंने इस ऑप्शंस पर काम किया, आप उनसे ताउन हासिल कर सकते हैं, आप उनकी मामलत ले सकते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी भी कायम करनी है और रेडियो पाकिस्तान के जो हेडक्वार्टर है उसकी इमारत को लीज पर दिए बगैर हम यूनिवर्सिटी कायम कर सकते। पीछे प्लान उनका अपना मौजूद है, जो भी उनके माइंड के अंदर है, जिस सेक्टर को, जिन अहबाब को ये लीज पर देना चाहते हैं, उसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि आपने यूनिवर्सिटी कायम करनी है, जिस हमने बताया कि 3 अकेडमीज आपकी मौजूद हैं, आप उनको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर करके उनको मर्ज करके यूनिवर्सिटी आप कायम कर सकते हैं। रवात के अंदर लैंड आपके पास मौजूद है, आप वहां पर यूनिवर्सिटी कायम कर सकते हैं। फंड जनरेट करना उस यूनिवर्सिटी के लिए कोई मसला नहीं है। रेडियो पाकिस्तान का जो खसारा है उसको कम करना भी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, अगरचे कि जैसे कि हमने बताया कि स्टेट रन रेडियोज को माली तौर के ऊपर कोई कहीं भी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन रेडियो पाकिस्तान के मामलात को मजीद बेहतर तरीके से चला सकते हैं। लेकिन आपके माइंड के अंदर जो अगर कोई ऐसा मखसूस प्लान है जिसको तमाम माहिरीन एक्सपर्ट जो रेडियो की इस इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे, वो लोग जो साबिक DGs हैं, जो चेयरमैन रहे, मुलाजमिन, सभी मुखालफत कर रहे हैं, तो फवाद चौधरी साहब को अपने इस प्लान को रिव्यू करना चाहिए। दूसरा भट्टी साहब, यहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग है, इसके बहुत से डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बनाया गया है और जो हिडन ऑब्जेक्टिव हैं वो कम से कम सामने तो आने चाहिए कि हम इसको ये यूटिलाइज कर रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है कि जो अकेडमीज है, PTV अकेडमी और दीगर अकेडमी, अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दी जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जो पसे पर्दा मकासद हैं वो अवाम को क्यों नहीं बताए जा रहे? फिर जो मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी यकीनी तौर पे दूर करना जिम्मेदारी बनती है मौजूदा हुकूमत की। पिछली हुकूमत की परछाइयों का तज़किरा करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की 10 साल तक हुकूमत रही पंजाब में और दावा किया गया कि जो पब्लिक सेक्टर है उसकी मुआविनत से फूड स्टोरेज का इंतज़ाम बहुत बेहतर कर लिया गया है। मोहम्मद नवाज़ संगरा हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। नवाज़, बताइएगा इस वक्त कितने टन की जो फूड है, जो गंदम है, वो बाहर पड़ी है और कितनी मिकदार में फूड को स्टोरेज किया जा रहा है? देखें जी, आलमोस्ट जो इस वक्त जो स्टोरेज की जा रही है उसकी कैपेसिटी 21 लाख टन है और जो बाहर पड़ी है वो तकरीबन 45 लाख टन जो गंदम है वो अभी खुले आसमान तले जो वो स्टोरों से बाहर पड़ी है। हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम उसको स्टोर कर सकें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो एक बेहतरीन प्लान बना रहे हैं जिसमें पंजाब में फ़ूड को स्टोर किया जाए और शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल हुकूमत की और 10 सालों में जो फूड स्टोरेज का आंसर है वो वहीं का वहीं रहा और पंजाब में जो है वो फूड स्टोरेज के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नज़र नहीं आए। तो अगर जो महकमा खुराक है उसका जिक्र करें कि उसने 1 साल में कितनी गंदम ख़रीदी, तो तकरीबन 36 लाख टन जो है वो महकमा खुराक ने इस साल में गंदम ख़रीदी है और जो पिछले साल से स्टॉक कैरी फारवर्ड किया गया है उसके जो उसका वज़न है वो 35 लाख मेट्रिक टन है। तो यूँ तकरीबन जो है कोई 71,500 टन जो गंदम है वो पाकिस्तान में, पंजाब में इस वक्त पड़ी है, क्योंकि पंजाब जो है वो सबसे बड़ा सूबा है जो गंदम प्रोड्यूस करता है। लेकिन ना तो उसको स्टोर करने के लिए कोई बाकायदा तौर पे मैकेनिज़्म बनाया गया, ना उसको एक्सपोर्ट करने के लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया गया।
चूँकि हमारी जो एक सूबे की जो ज़रूरत है वो तकरीबन 21 से 25 लाख मेट्रिक टन है, और बकाया जो गंदम है वो या तो हमने एक्सपोर्ट करनी होती है या उसको महफूज जगह पे स्टोर करना होता है, और कुछ 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम जो है वो हमने किसी भी हंगामी सूरत के लिए गंदम जो है उसको स्टोर करना होता है। लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत ने ना तो इसके लिए कोई इंतज़ामात नहीं किए, ना कोई साइलोज़ बनाया, ना कोई एचडी गोडाउन्स बनाए। इन्होंने महज एक साइलोज़ जो बनाए हैं बहावलपुर में बनाए हैं, वो उसकी जो क्वालिटी है वो भी अभी सामने आ रही है, रिपोर्ट अभी उसकी मैं निकलवा रहा हूँ। वो उसकी जब वो फाइनल स्टेज उसको कंक्लूड करके महकमे को रिपोर्ट दी गई तो उसमें ये ज़ाहिर किया गया है कि ये इसका जो उसकी दीवारें हैं उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। तो इसमें जो हमारे पास गंदम थी कोई 71,500 टन, उसमें से पंजाब में महज जो है वो 4,82,000 टन जो है वो रमज़ान पैकेज के लिए दी गई, और जो एक्सपोर्ट की गई है वो सिर्फ 73,000 टन है। बाकी जो गंदम है कोई 55 लाख टन गंदम जो है वो हमारे पास अभी तक पड़ी है, और उसमें सिर्फ 21 लाख टन जो है उसको महफूज किया जा रहा है। अगर बात की जाए कि हमारे पास कितने साइलोज़ हैं, कितने गोदाम हैं, तो डिवीज़न वाइज अगर बात की जाए तो टोटल जो है वो 6442 छोटे बड़े गोदाम हैं, और उनमें से जो छोटे गोदाम हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत कम है वो ज़्यादा हैं, और जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है वो बहुत कम है। तो अगर मुल्तान डिवीज़न में देखा जाए तो वहाँ पे 5,55,000 गंदम जो है वो स्टोर करने की कैपेसिटी मौजूद है। फैसलाबाद में 3,88,000 गंदम टन जो है वो गंदम स्टोर करने की कैपेसिटी मौजूद है। सरगोदा में 1,49,000। इसी तरह रावलपिंडी गुजरांवाला में भी गंदम स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत कम है। और इससे एक बात और ये निकलती है कि जो गंदम खुले आसमान तले पड़ी है उसमें जो है वो उसकी ग़िज़ाइयत जो है उस पर एक सवालिया निशान है। इमरान खान साहब ने अभी कहा है कि जो हमारे 44% बच्चे हैं वो फूड की जो उनकी जो ग़िज़ा की कमी पूरी नहीं होती, जिस वजह से वो ग्रोथ नहीं हो सकती। तो अगर इस तरह की ग़िज़ा हम खाते रहेंगे, इस तरह की ग़िज़ा हमारे बच्चे खाते रहेंगे जिसको प्रॉपर उसको कोई वेंटिलेशन नहीं है, उसका प्रॉपर उसकी केयर नहीं की जा रही, तो इस तरह की ग़िज़ा जब बच्चे खाते रहेंगे तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी। तो गुज़श्ता हुकूमत ने जो किया सो किया, अब आने वाली हुकूमत को इस पर फोकस करना होगा, इसको स्टोरेज के लिए इंतज़ाम भी करना होगा, इसकी एक्सपोर्ट के लिए भी इसको कोई ना कोई लायामल बनाना होगा। और अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो हमारे आने वाली नस्लों को क्या पैगाम जाएगा, और क्या हमारे आने वाली नस्लें जो वो क्या खाएंगी। ये तो है गंदम का। अच्छा नवाज सर ये बताइएगा कि ये फैक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है कि हम सरप्लस गंदम पैदा कर रहे हैं, उसके बाद सरप्लस गंदम पैदा करने के बाद हम उसको स्टोर भी नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। आलमी मार्केट में गंदम की कीमत कम है, अगर हम एक्सपोर्ट करते भी हैं तो फेडरल गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ती है। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने यह तजवीज़ दी थी कि पाकिस्तान भर के अंदर जो गंदम की पैदावार का रकबा है उसे रिव्यू करना चाहिए। उन जगहों पर जहां पर हम गंदम उगा रहे हैं और लाखों टन सरप्लस गंदम उग रही है, तो हमें उसकी जगह के ऊपर सनफ्लावर समेत मुख्तलिफ दीगर जो फसलें हैं उन्हें काश्त करना चाहिए ताकि हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकें। क्या पंजाब गवर्नमेंट का कोई इदारा इस ऑप्शन पर काम कर रहा है कि अब हमारे पास गंदम स्टॉक करने की कैपेसिटी नहीं है, एक्सपोर्ट हम कर नहीं सकते, स्पोर्ट प्राइस गंदम की मुकर्रर है, किसान मुसलसल गंदम उसी तनासुब से उगा रहे हैं, इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कैसे हम हल कर सकते हैं? इस मसले को हल करने के लिए बड़ी सब देखिए, ये पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी भी मौजूद है, जो महकमा ज़राअत है इसको बाकायदा तौर पे देखता है, और इसमें हमारे पास ये सारा एक जो लायामल है वो तय है कि इतने रकबा जो है इस पे गंदम काश्त करनी है, इतने पे गन्ना काश्त करना है, इतने पे चावल काश्त करना है। लेकिन उसके बावजूद जो हुकूमत की नाकामियाँ हैं, हुकूमत की नालियों की वजह से जब किसान देखता है तो एक सीज़न में गंदम का रेट अच्छा होता है तो पूरा जो रकबा है वो किसान गंदम की तरफ चला जाता है, दूसरे सीज़न में वो गन्ने का रेट अच्छा है तो उसकी तरफ जाता है। लेकिन इसमें प्रॉपर जो लाया अमल मौजूद है, जो पॉलिसी मौजूद है, उस पर बिल्कुल हुकूमत जो है वो अमल दराम कराने में नाकाम रही है। और अगर इस तरह अमल जब पॉलिसी बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवाज, आप लाहौर से हमारे साथ मौजूद से मुतालिक मजीद भी बात करेंगे। अगली खबर हमारे पास है ज़राअत और आबपाशी और लाइफ स्टॉक को लेकर, इसके लिए हुकूमती इक़दाम की। होती साहब आपकी जानिब आऊँगा। PTI का मिनी बजट और उसके बाद अब सेनेट की फाइनेंस कमेटी में इस पर बहुत से सवालात उठे हैं। सबसे ज़्यादा एतराज़ किस बात पे किया गया? 3 बातों पे ज़्यादा एतराज़ है। एक तो जो छूट ख़त्म की है, जो 2 लाख
4 लाख, 8 लाख, ये जो लोग साल का कमाते हैं, उनकी इनकम है, उस पे जो छूट ख़त्म करके 2000 की का टैक्स लगा दिया गया। एक इस पे बात की गई है कि भाई ये आपने इससे कितने पैसे इकट्ठे होंगे, और अगर ये लोग फाइलिंग के लिए अगर आप कर रहे हैं कि ये टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो टैक्स रिटर्न तो वैसे ही कानून मौजूद है कि हर बंदे को जिसकी इनकम है, चाहे कोई इनकम है, तो आपने ये क्या किया है, इसका जवाब नहीं था हुकूमत के पास। हुकूमत के जो हम्माद अजहर साहब हैं, जो कि नए नए अब एडवाइज़र हैं शायद, या स्टेट मिनिस्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त आदमी रखा है वैसे इमरान खान ने, उसको बहुत पता है, लेकिन वो पॉलिसी का गुलाम वो भी नज़र आता है कि हुकूमत ने एक पॉलिसी बना ली है तो इसको डिफेंड करो। वहाँ पे उसने एक बात बड़ी अच्छी की कि ये जो लोग हैं, इनको पाकिस्तान में कल्चर है कि जब तक उनको छेड़ा ना जाए तो कोई काम नहीं करता, लिहाजा हो सकता है कि ये जो हमने 1000 रुपये टैक्स लगाया है, जब ये पे करेगा तो उस वक्त रिटर्न भी फाइल कर देगा। ये जो रिटर्न फाइल करने का कल्चर है, इसको बढ़ाना चाहिए, ये उसका। ठीक, अच्छा होती साहब, इससे मुतालिक बात करते हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के जब लौट कर आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम कुछ तस्करा कर रहे थे सेनेट की फाइनेंस कमेटी की कार्रवाई का। होती साहब, आप बता रहे थे कि हम्माद अजहर साहब ने ज़बरदस्त बात की, दूसरा फाइलर नॉन फाइलर की बहस भी चलती रही। जी, तो एक तो ये तय हुआ कि आप, हम्माद अजहर से कहा गया कि आप ये देखें कि ये जो टैक्स आपने लगाया है दोबारा छूट के बाद, ये वायबल है कि नहीं, क्या ये छोटे सरमायाकार को भगा तो नहीं देगा पाकिस्तान में, क्योंकि इसमें बिजनेस वालों पर भी टैक्स लगाया है उन्होंने। तो बिजनेस, दरमियाना बिजनेसमैन और छोटा सैलरीड पर्सन, इस पे टैक्स लगा के आप जो अचीवमेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा है या इसका नुकसान ज़्यादा है? भट्टी साहब, ये मामला भी उनको वापस कर दिया गया है कि अब आप इसको दोबारा देखें। तो ये बड़ा ऐलान था मिनी बजट में, एक ऐलान वापस हो गया। दूसरा ऐलान उन्होंने कहा था कि जो गाड़ियों की जो पुरानी जो पाबंदी लगाई थी कि नॉन फाइलर गाड़ी और प्रॉपर्टी एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं खरीद सकता, तो आपने उसकी छूट को ख़त्म करके, तो आपने क्या किया है, आपने उसकी छूट को ख़त्म करके रास्ता खोल दिया है कि जो बंदा मर्जी है जो खरीदे। अब जब वो नॉन फाइलर्स काबिज हो जाएंगे तो उसके बाद आप क्या कर सकेंगे? क्या आपने उसके लिए कोई प्रिवेंशन क्लास रखी है कि यहाँ पर ब्लैक मनी जो है वो फैलने शुरू कर दे और फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग शुरू हो जाए, और हो भी रही है तो वो बढ़ जाए? इस पे भी नजरसानी करें। तीसरा, गाड़ी और प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ लोग खरीदते नहीं हैं, अपने नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते प्रॉपर्टी और गाड़ी, बल्कि उनके नाम रजिस्ट्रेशन वो गाड़ी और प्रॉपर्टी भी हो जाती है जो विरासत में मिले। तो आपने उसकी क्लास क्या रखी है? अगर वो नॉन फाइलर है तो क्या उसके नाम उसका बाप या उसकी फैमिली विरासत में ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगी? तो आप इसके लिए ट्रांसफ़र का रास्ता खोलें और फिर आगे कदम लगाएं कि वो उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन किस तरह करेगा। तो ये जो 2-3 मसले थे, इसमें नज़र आया कि इन्होंने मनी बजट कहीं कोई बहुत ही जल्दी में और इस बात का सद उमर साहब को एहसास हो चुका है। फिर आखिर में जो उन्होंने कहा कि भाई आपने जो बजट में तब्दीली की है रेट्स में, मसलन आपने इंपोर्ट पे रेट्स पे तब्दीली की है, उसमें 3 चीज़ों को देखना था। एक तो ये देखना था कि जो मसनूआत बाहर से आ रही हैं वो तायुश की हैं सिर्फ, या वो काबिल इस्तेमाल हैं हमारी सनतों में, हमारी तिजारत में। उस पे आप, तो उसमें बड़ी बहस होती रही। फिर क्या कि उन्होंने कहा कि भाई आपने जो ड्यूटी बढ़ाई है उससे आप पैसे ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, यह आपका बड़ा मकसद है, या अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग देना मकसद है, या फिर एक्सपोर्ट को फ़रोग देना मकसद है? तो एक्सपोर्ट के लिए तो मखसूस एक दायराकार है, उसको तय कर दिया गया था। अगर आपने उसमें तब्दीली की है तो आपने क्यों की है, उसकी बुनियाद बताएं। क्योंकि 5 सेक्टर्स हैं, उनको आपने एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना था, उसमें आपने अगर कोई तब्दीली की है तो वो बताएं। ये भी पेंडिंग हो गया मामला। अब ये दोबारा बताएंगे कि भाई हम
ने ये तब्दीली क्यों की। रेगुलेटरी ड्यूटी आपको पता है कहीं 1 से 2 कर दी गई है और कहीं नई लगा दी गई है। जब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है अगले 2-3 दिन में दोबारा विजिट होगा। ये जो सवालात इन्होंने उठाए हैं मिनी बजट पे, भट्टी साहब, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के किसी भी बजट पे पहली दफ़ा बहुत टेक्निकल सवालात उठे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पिछले 10 सालों में 2 हुकूमतें जो रही हैं सिविलियन, उसमें इंडक्शन हुई है एक्सपर्ट्स की, और हमाद अजहर भी एक एक्सपर्ट आ गया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है, उनकी बहस बड़ी अच्छी चल रही है। हो सकता है कि पाकिस्तान का जो बजट है, टैक्सेशन है, अब बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन मिनी बजट का ये सामने आ गया कि ये उन्होंने बड़ी जल्दी में पेश किया था। ठीक ठीक। और अगली खबर कराची से हम शामिल करेंगे। फरीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। फरीद आलम, ये बताइएगा, आप बता रहे हैं कि दाबेजी पंप हाउस के एक्सियन का तबादला करके कराची के शहरियों के लिए पानी का सिस्टम जैम किया जा रहा है। ये कराची में पानी की सप्लाई एक्सियन से मशरूत क्यों है? जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कराची में गुज़िश्ता 3.5-4 साल से पानी का शदीद है, जिसकी बड़ी वजह एक तो पानी की कमी है, दूसरे पानी का गैर मुनसिफाना तकसीम है शहर के अंदर। इसी दौरान जो है वाटर बोर्ड के अंदर एक माफिया काम कर रहा है, जिसे अफसरान का बासर ग्रुप भी कहा जाता है, लैपटॉप ग्रुप भी कहा जाता है। उसने एमडी वाटर बोर्ड को अपने शिकंजे में बुरी तरह जकड़ा हुआ है, जिसके कहने के जिनके अफसरान के असरअंदाज होने पर एमडी वाटर बोर्ड जो है बिला सोचे समझे जो है तबादले और तकर्रुरियाँ कर रहे हैं। हालिया दिनों के अंदर एमडी वाटर बोर्ड ने इसी ताकतवर अफसरान के कहने पर, जो लैपटॉप ग्रुप अफसरान कहलाते, कहने पर 6 अहम अफसरान का तबादला किया, जिनमें धाबेजी पंपिंग स्टेशन के एक्सियन को हटाया गया और एनईके के एक्सियन को हटाया गया। धाबेजी पंपिंग स्टेशन हसास तरीन पंपिंग स्टेशन है, जहां पर एक्सियन को हटा के एक नातजुर्बेकार एक्सियन एयाज तेनू को लगाया गया है। एयाज तेनू इससे कबल धाबेजी में तैनात नहीं थे, उनको ला के बिठा दिया गया। धाबेजी से कराची को 550 मिलियन गैलन पानी सप्लाई होता है। ये पानी आता है एनईके में और एनईके से सप्लाई होता है दीगर शहरों के अंदर, दीगर इलाकों में कराची के 250 MGD। वहाँ के एक्सियन को भी, प्रदीप कुमार को भी हटा दिया गया है। प्रदीप कुमार की जगह इन्होंने लाके अभी तक किसी को नहीं बिठाया। हवेजी का जो पंपिंग स्टेशन था, वहाँ पर एक्सियन साहब थे अजहर इकबाल काजी साहब। अजहर इकबाल काजी साहब एक तजुर्बेकार अफसर थे, जो काफ़ी अरसे से, तवील अरसे से पानी की सप्लाई को देख रहे थे निज़ाम को वहाँ पर। इसलिए क्योंकि धाबेजी की पंपिंग स्टेशन पे जो मोटरें लगी हुई हैं वो 70 साल पुरानी है। एक ज़माना हो गया, उन मोटरों को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा कमाल है, जो हर एक्सियन नहीं कर सकता। धाबेजी जब से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास आया है, उसके बाद से लेके अब तक वहाँ पर जो अमला काम कर रहा है, AEE वगैरह काम करते हैं, सब इंजीनियर काम करते हैं, जिन तमाम मसाइल की आपने निशानदेही की है, ये मसाइल होने के बावजूद एक नॉन टेक्निकल और गैर ना तजुर्बाकार शख्स को क्यों अपॉइंट किया गया इतनी अहम पोस्ट के ऊपर? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये कि सर, ये जो हसन एजाज काजमी साहब है, ये एक बहुत बासर अफसर हैं। इनके कहने से सारे तबादले तकर्रुरियाँ की जा रही है और तमाम अफसरान को हटाने के बाद 65 MGD में इनको ला के दिया जाता है। इनके हसन एजाज काजमी के पास इस वक्त PD 65 MGD भी यही है, PD 100 MGD भी यही है, SC E&M का उहदा भी इनके पास है और S3 की जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है उसके भी ये मेंबर है। इसलिए बाख्तियार अफसर हैं कि तमाम अफसरान को हटा के अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रहे, जबकि हसन एजाज काजमी साहब जो थे PD रहे ये गिलिफ्टन पंपिंग स्टेशन में जो बम धमाके में तबाह हो गया था, उसको बनाने में वो उसकी लागत थी 25 करोड़ रुपए। हसन एजाज काजमी साहब PD थे उसके, और वो तैयार हुआ 55 करोड़ रुपए में। 110% उसकी लागत बढ़ गई। लेकिन इनका एक पूरा एक ग्रुप है अफसरान का, लैपटॉप ग्रुप कहलाता है ये वाटर बोर्ड के अंदर, जो ये तमाम तकर्रुरियां और तबादले करा रहा है। ये तबादले और तकर्रुरियां कराची में फरीद आपने मजीद बढ़ा दी है, इसकी एक और अहमियत भी है। उसकी अहमियत ये है कि धाबेजी का जो वाटर पंप है, ये तो मुस्तकबिल करीब में इसको ख़त्म करके एक बहुत बड़ा वाटर सिस्टम बनाया जा रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सी पैक के हज़ारों कारखाने इस इलाके में लगने हैं। उनके लिए गवादर की तरह स्पेशल वाटर सिस्टम बनेगा। अब ये वाटर सिस्टम बनाने की बुनियादें भी रखी जा रही हैं कि नहीं, करप्शन ही को करना है? नहीं सर, अभी तो उस सी पैक की तरफ तो ये गए नहीं है। अभी तो ये अपने ही सिस्टम के अंदर उलझे हुए हैं। इसको बेहतर करने के बजाय मजीद उलझाया जा रहा है। धाबेजी से कराची को 550 MGD पानी मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है पाक कराची के लिए। लेकिन जो धाबेजी से 550 MGD पानी चलता है, वो जो पंप लगे हुए वहाँ पर वो 70 साल पुराने पंप है, अंग्रेज़ों के दौर के पंप है। उनको चलाना किसी भी ना तजुर्बाकार अफसर के लिए मुमकिन ही नहीं है। अब अजहर इकबाल साहब वहाँ पर एक ज़माने से तैनात थे। इनके अलावा जब
आप माजी में भी चले जाएंगे तो जो भी वहां पर एक्सचेंज तैनात रहा है वो वहीं पर अमला होता था, वहीं पर तजुर्बा हासिल करता था। तजुर्बा हासिल करने के बाद 10-15 साल के बाद उसको एक्सचेंज नामजद किया जाता था, वहां पर लगाया जाता था। लेकिन अभी क्योंकि खालिद शेख साहब जो एमडी वाटर बोर्ड है, उनके पास टेक्निकल एंड पे तजुर्बा नहीं है, वो अफसरान के हाथों अफसरान उनको खेल लें, उनके साथ खेल लें और अपनी मनमानियां कर रहे हैं। ये जो धाबेजी पंपिंग स्टेशन है, इसके अतराफ के अंदर जो सीपैक का जो मंसूबा चल रहा है, उसके अतराफ जो फैक्ट्रीज लगनी है, उसके लिए तो अभी इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है। अभी तो ये K4 से बाहर नहीं निकले, K4 में उलझे हुए, K4 इन्होंने फंसा दिया है। इन्होंने जो पंपिंग स्टेशन क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन बनाया, और आप इनका हर प्रोजेक्ट, इनका हर मंसूबा अपनी तकमीली लागत से 100 से 150% ज्यादा में बनता है, उसकी कोई रोकथाम नहीं की जा रही, उसके लिए मामला नहीं की जा रहे। मगर एक अफसर को नवाजने के लिए, बहुत शुक्रिया फरीद आलम, बहुत शुक्रिया, आप कराची से हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम नाकामी इस नहज पे कि एक्सियन बदलेगा तो कराची वालों को पानी की सप्लाई मुतासिर होगी। अगली खबर की जानिब आते हैं जी। ज़राअत, आबपाशी और लाइफ स्टाइल के शोबे में तरक्की के लिए 100 रोज़ा प्लान इमरान खान का, और फिर उसमें एक टास्क फोर्स बनाई गई। जहांगीर तरीन साहब भट्टी साहब इसके सरबराह हैं। मकासद क्या हैं, अब तक कितना काम हो चुका है और कितने पुरुमीद रहे अवाम के 90 दिन में कुछ ना कुछ ये टास्क फोर्स कर देगी? फैसल, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 रोज़ा प्लान के रोशनी में एक टास्क फोर्स कायम की गई जो कि बहुत ही खसूसी अहमियत के हामिल है। ज़राअत, आबपाशी और लाइफ स्टाइल के शोबे में तरक्की के लिए 19 रुकनी टास्क फोर्स कायम की गई है, जिसका पहला इजलास 13 सितंबर को मुनक्किद हो चुका है। और इस इजलास की सरबराही जो कर रहे हैं वो जहांगीर तरीन साहब हैं। जहांगीर तरीन साहब, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहल करार दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसको कन्वीन किया, इसके एज ए कन्वीनर इसको उन्होंने इसकी मीटिंग को चेयर किया। और इस जो टास्क फोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो पंजाब के अंदर ज़राअत, आबपाशी और लाइफ स्टाइल के शोबे में तरक्की देना है। पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को यकीनी तौर के ऊपर 100 डेज के अंदर एक ऐसा प्लान मुरतब करना चाहिए कि जिस सेक्टर के अंदर अरबों डॉलर्स के एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, यानी लाइफ स्टॉक का, उसके अंदर हम बेहतरी ला सके, जिद्दत ला सकें। लेकिन पंजाब को आपको स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, आपको कंट्री लेवल के ऊपर करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसके साथ साथ बलोचिस्तान और सिंध के अंदर भी लाइफ स्टॉक का, ज़राअत का बहुत पोटेंशियल मौजूद है, तो पंजाब स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी जो 19 रुकनी टास्क फोर्स ने जो अपना काम शुरू किया है, 13 सितंबर उसकी पहली मीटिंग हो चुकी है। इसके अंदर तमाम ज़री और डेयरी कंपनियों के नुमाइंदों को शरीक किया गया है। उसके साथ साथ फिशरीज, नेशनल फूड और वेटरनरी लेबॉर्ट्रीज के माहिरीन को भी शामिल किया गया है। इसके अंदर वो लोग भी मौजूद हैं जिन्हें कहा जाता है कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर लाइफ स्टॉक के शोबे को तबाही से दो चार किया, वो लोग भी इस कमेटी के अंदर मौजूद है। और वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर लाइफ स्टॉक के शोबे के अंदर एक बड़ी तब्दीली लाने का बाइस बांध सकते हैं, फौरन क्वालिफाइड हैं, जिनकी बहुत ग्रां कदर खिदमात मौजूद हैं, उन्हें इस कमेटी के अंदर शामिल नहीं किया गया। इस हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, उनसे बात की कि जहांगीर तरीन साहब को किस तरीके के साथ कन्वीनर बना सकते हैं इस टास्क फोर्स का। तो उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब को कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं दी गई, कोई एग्जेक्टिव रोल नहीं है, उनका मुशावरती रोल है ज़रूर इस टास्क फोर्स के अंदर, क्योंकि उनका अपना ज़री बैकग्राउंड है और उनकी रिसर्च है, और वो ज़री आबपाशी और लाइफ स्टॉक के शोबे के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। तो उनको मुशावरती रोल के बायस इस टास्क फोर्स के अंदर शामिल किया गया है। लेकिन जो मिनट्स हमें मसूल हुए उसके अंदर उन्होंने सरबराही की है इस टास्क फोर्स की। और ये तो एक ये मामला। तो दूसरी जानिब जो टास्क फोर्स ने काम शुरू किया है लाइफ स्टॉक के हवाले से, इसके अंदर किस हद तक बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, जो डॉक्टर अलमदार सेंसन मलिक साहब है, जिनसे अभी हम बात करेंगे, उन्होंने एक रिसर्च उनके पास मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि वो भट्टी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, इस टास्क फोर्स में मौजूद लोग, पहले इनकी कैपेसिटी कितनी है, क्या ये तब्दीली ले आएंगे? दूसरा, पोटेंशियल कितना है लाइफ स्टॉक में, कितना टाइम चाहिए कि हम इसको एक मजबूत जरिया आमदन बना सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चैनल 92 का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने एक ऐसे इशू को हाईलाइट किया है जो हमेशा कभी भी प्रायोरिटी किसी भी गवर्नमेंट की नहीं रही, सिर्फ तकरीरों तक ही रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लाइफ स्टॉक है, इसका जो पोटेंशियल है, मैं सिर्फ थोड़ा सा ये पोटेंशियल बताना चाहता हूँ कि जो आपकी 4 मेजर क्रॉप्स हैं, जिसमें वीट है, राइस है, गन्ना है, कपास है,
इनकी जो टोटल मालियत है उससे ज्यादा सिर्फ दूध की मालियत है जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है। मगर बदकिस्मती से इसको हमेशा सब सेक्टर में रखा गया है। तो इसमें इस वक्त जो लाइफ स्टॉक के मसाइल हैं, मैं उनमें से सिर्फ उन पे बात करता हूँ जो जिस यहाँ स्टेट की इंटरवेंशन चाहिए। हमें 3 किस्म के मसाइल हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी के मसाइल हैं, इसके ट्रेड बैरियर्स के मसाइल हैं, इसके इकोनॉमिक लॉसेस के मसाइल हैं, इसमें जो लेजिस्लेशंस के मसाइल हैं, और इसमें एक वेटनरी एजुकेशन को अपग्रेडेशन के मसाइल हैं। मगर मैं 2-3 बीमारियों के हवाले से जरूर बताऊंगा। इसमें एक फुट एंड माउथ डिजीज है जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमें इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। फॉर द प्रोडक्टिविटी भी कर रही है और फॉर द ट्रेड भी कर रही है, और सालाना इस पे हमें 10 बिलियन पाक रुपीस का नुकसान भी हो रहा है। जो इंतहाई मुज़क्का खेज बात है कि पाकिस्तान बनने के बाद से ये बीमारी, ये नहीं कि उसके बाद आई है, उससे पहले से मौजूद है। मगर इस वक्त एक ही वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लाहौर में है, जहां इसकी वैक्सीन प्रोड्यूस होती है, और उसकी कैपेसिटी सिर्फ 3 से 4% कवरेज है पाकिस्तान में, इससे ज्यादा उसकी कवरेज नहीं है। अब जब 3 से 4% इसकी कवरेज है और ये शुरू से हमारा एक मसला बना हुआ है, तो मैं तो ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि टास्क फोर्स से पहले एक ये टास्क फोर्स बनाए कि इसको इस्तबाई के बहाने पे लाने वाले लोग कौन हैं, और इतना अहम इशू जिसकी वजह से पाकिस्तान का लाइफ। डॉक्टर साहब, इसके अलावा 2 मसले और हैं, इसके अलावा 2 मसले और हैं। आपको बखूबी मालूम है कि जो लाइफ स्टॉक का शोबा है वो ऑर्गेनाइज, सुपर ऑर्गेनाइज ना हो तो वो चल ही नहीं सकता। वो बीमारियों की नजर हो जाएगा, कम खुराकी की नजर हो जाएगा, एक्सपोर्ट की कमी की नजर हो जाएगा, टैक्सेशन की नजर हो जाएगा, और गलत पॉलिसियों की नजर हो जाएगा। अब इसके लिए पूरा जो नेशनल प्लान है उसमें आप सेंट्रल पॉइंट किस सूबे में कौन सी जगह रखते हैं? देखिए जी, इस वक्त जो पाकिस्तान का जो लाइफ स्टॉक है वो पंजाब के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि 70% जो लाइफ स्टॉक है वो पंजाब में है, पहली बात। मगर बदकिस्मती की इंतहा देखें कि मरकज में जो जिसकी ये जिम्मेदारी है, जहां पे हमारा चीफ वेटनरी ऑफिसर मौजूद होता है, जो कि पिछले 8 साल से उसकी पोस्ट ही हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च से गायब है, इंतहाई गैर फाल है, इंतहाई गैर फाल है। ये नेशनल लेवल पे पॉलिसीज बननी चाहिए थी। ये फुट एंड माउथ डिजीज की जो वैक्सीन प्रोडक्शन है, इंडिया ने इसको 1982 में बना लिया, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट इन द वर्ल्ड इंडिया में मौजूद है। टर्की ने 1984 में बना लिया। हम बिल्कुल खामोश बैठे हैं और सिर्फ एक रंग बिरंगी और रेनबो टाइप की। ये जो टास्क फोर्स बनी है, ये कमेटी बनी है, जरा इसके पोटेंशियल से मुतालिक भी बताएं। मैं इससे बिल्कुल मुतमिन नहीं हूं, मैं इसके पोटेंशियल से बिल्कुल मुतमिन नहीं हूं, क्योंकि देखें ये किसी के साथ जातियात का मसला नहीं है। पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक को ऊपर लेकर जाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, और उनमें वो लोगों की जरूरत है जो इसका दर्द जानते हैं और जो इसकी समझते हैं कि कहाँ इसकी इस वक्त इंटरवेंशन की जरूरत है। ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो हमेशा अपने मफादात के लिए आगे चलता है, और आप इसमें इस टास्क फोर्स में देखें कि कौन लोग हैं, इनकी कैपेसिटी क्या है। ये सिर्फ उसका नाम, अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक बड़े ओहदे पे चले गए, दिस मीन यू कैन हैंडल द लाइफ स्टॉक। ये कैसा मजाक है हमारे लिए, हमारे साथ। इसलिए ये सारे हमारे जो लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, जो बाहर से पढ़ के आए हैं, उनको फारिग करें और इन लोगों के हवाले करें। क्यों ये देखते हैं, अगर इन्हें कुछ करना होगा। डॉक्टर साहब लास्ट बताइएगा, आपकी एक रिसर्च है कि 30 अरब की एक्सपोर्ट पाकिस्तान लाइफ स्टॉक में कर सकता है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेड है। देखें इस वक्त आपकी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इम्बैलेंस है वो $33 बिलियन का है, और जहां इतना इम्बैलेंस हो उसकी इकोनॉमी कैसे स्टैंड कर सकती है? यू हैव टू गो फॉर न्यू इंटरवेंशन फॉर द एक्सपोर्ट। और लाइफ स्टॉक सेक्टर के अलावा आपके पास बचा क्या है? आपके पास है ही कुछ। और लाइफ स्टॉक 70% जो पॉपुलेशन है आपकी जो दही इलाकों में रहती है, उसकी तो ये ATM मशीन है। आपने तो उन लोगों को गर्क कर दी है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलमदार हुसैन मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और ये आपकी जो तासुरात थे, और बिलखुसूस जो टास्क फोर्स इमरान खान साहब की जानिब से बनाई गई है, उस पर कुछ एतराज़ात भी आपके थे। ज़राअत की बात हमने की, आबपाशी एक इंतहाई अहम पहलू, और फिर उसके बाद पानी का मसला पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अब तूल पकड़ चुका है। सूबे जो हैं वो एतराज़ कर रहे हैं, सिंध वफाक से शिकवे कर रहा है, बलूचिस्तान सिंध से शिकवे कर रहा है। मोती साहब, इस मसले को लेकर क्या बातचीत हुई है, ईवान में क्या बाज़गश्त? जी, पानी के सिलसिले में सिंध जो है वो पिछले कोई 3-4 महीने से
बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और बहुत ज़्यादा बातें अब शुरू हो गई इस्लामाबाद में। जो आबी ज़खायर की कमेटी है उसमें कल जो बातें हुई वो अगर लाइव दिखा दी जाती पाकिस्तान में टेलीविज़न पर तो लोगों को पता चलता कि ये तो बहुत ही ख़तरनाक मसला बन चुका है। पहला मसला कि 1991 का जो एकॉर्ड हुआ था कि सूबों के दरमियान पानी की तकसीम, अब तीनों सूबे खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान वो इसको अब नहीं मान रहे। लेकिन सबसे बड़ा केस सिंध का बना हुआ है। सिंध में वो कह रहे हैं कि हमारी 33% क्रॉप्स जो हैं कैश क्रॉप्स, जिसमें गन्ना, मिर्चें और कपास, कहते हैं कि तबाह हो चुके हैं। लोग हिजरत कर रहे हैं और हिजरत करके दूसरी जगहों पे जा रहे हैं और ज़मीनें छोड़ के जा रहे हैं। और जो इलाका है जो टेल पे कोटड़ी से नीचे पानी नहीं, बहुत कम गया है। जब कम गया है तो ज़मीनें तो कोटड़ी से नीचे हैं सिंध की, तो वो तबाह हो रही हैं। लेकिन एक पॉइंट जो किसी ने वहाँ नहीं उठाया वो उठाना चाहिए, वो ये कि सिंध के पास पैसे भी थे। 10-15 अरब रुपए लगाकर वो इस साल या पिछले साल अपनी नहरों को ठीक कर सकता था। वो पैसे इन्होंने रखे और खा गए, ब्यूरोक्रेट्स खा गए। ये सवाल नहीं उठाया गया। दूसरा सवाल ये नहीं उठाया गया कि जब खुश्कसाली आती है, बारिशें कम होती हैं, तो आप इरसा में बैठकर अपना केस सही तरह क्यों नहीं लड़ते। तो ये बात सामने आई कि सिंध का जो बोर्ड का मेंबर है इरसा का, वो बहुत कमज़ोर है। वो खुद वहाँ पे कह रहा है कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। अब जो सेंटर में जो इजलास बड़े बड़े होने वाले हैं, उनमें से एक इजलास अब मतवक्को है कि जल्द होगा और उसमें यह फैसला किया जाएगा कि आया तीनों चीज़ें ख़राब हैं या एक चीज़ ख़राब है। मसलन 3 चीज़ें क्या हैं? सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने यह कहा कि हमारा जो 1991 का वाटर रिकॉर्ड है, यानी पानी का जो हमारा जो वो है मुआहदा, उस मुआहदे के तहत तीनों सूबों को अपने हिस्से से 33% और 50% कम पानी मिल रहा है। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा मसला ये हो गया कि सिंध का नहरी निज़ाम जो है वो चौक हो चुका है, उस पर पैसे क्यों नहीं लगाए गए, इसकी तफ्तीश ज़रूर करनी चाहिए। तीसरा मसला क्या है कि जब पानी छोड़ा जाता है, डैमों में जब पानी रिस्टोर किया जाता है, मंगला डैम और तुरबेला डैम में ख़ास तौर पर, तो उसमें एक क्लॉज है कि वो उस सूबों से जो कि टेल पे हैं उनसे पूछा जाए कि कितना स्टोर करना है और कितना नहीं करना। इस पे बात की जाए कि ये क्लॉज जो है ये क्यों नहीं इस पे अमल किया जा रहा। और चौथा, जो पानी कम गया है उस पे रिपोर्ट पेश करनी थी सही कि इतना पानी कम आएगा इस टाइम में, तो फसलें खरीफ जो है वो तबाह हो रही है, तो फसलें रबी को तो बचाया जाए, यानी नेक्स्ट क्रॉप को तो बचाया जाए। तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। यानी कल ये सामने आई बात कि पाकिस्तान का जो वाटर सिस्टम है, जो जिस पे 1991 में कार्ड हुआ, उसको दोबारा रिविजिट करने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके तहत जो मॉनिटरिंग है, वहाँ पे वापडा के चेयरमैन भी बैठे थे, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भाई आपने वाटर की जो हिस्सा है, एक तो वो कम है बुनियादी तौर पर, दूसरा ये है कि जो पानी जाना है उस पर वार्निंग नहीं है कि हम डैमों में स्टोर कर रहे हैं, और तीसरा कि आपने जो पानी छोड़ा है वो कितना कम छोड़ते रहे हैं, उसका जो नुकसान है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया। लिहाजा कोई नेशनल रिपोर्ट ऑन वाटर इम्पैक्ट नहीं है। वाटर इम्पैक्ट रिपोर्ट इंडिया में मौजूद है। वहाँ पे क्या होता है, वाटर इम्पैक्ट रिपोर्ट बांग्लादेश में भी मौजूद है। बांग्लादेश में ज़्यादा पानी का मसला है कि वहाँ पे सैलाबी पानी का मसला है, तो वो बताते हैं कि भाई कहाँ पे क्या क्या फसल तबाह हुई, आइंदा क्या करना है। इंडिया में क्या है? इंडिया में फूड बास्केट पंजाब है, वहाँ पे पानी के सिलसिले में वैसे भी तो उन्होंने डैम बहुत ज़्यादा बना लिए हैं इंडिया ने, लेकिन उन्होंने इसको सिक्योर एक और अंदाज से भी किया है। वो ये कि आइंदा, उससे आइंदा और उससे आइंदा 3 फसलें जो आने वाली हैं उनके बारे में एक वार्निंग सिस्टम है कि आपको इतना पानी कम मिलेगा, फलां फसल को इतना पानी कम मिलेगा, लिहाजा आप पानी के बारिश के लोकल स्टोरेजेस कर लें। पाकिस्तान में ये सिस्टम भी नहीं है। अब पाकिस्तान में एक अच्छी बात हो गई है इस दौरान, वो ये कि पठवार के में और पंजाब के कुछ जगहों में पानी का ये जो बारिश का पानी है इसको मुकामी तौर पे स्टोर कर किया जाता है। हुकूमत भी उसमें इमदाद देती है, बाहर भी से भी इमदाद आती है, और कुछ लोकल लोग जो हैं उन्हें कैंपेन चला ली है। पाकिस्तान में एक खूबसूरत बात हुई है, उसकी जिक्र करना ज़रूरी है कि जो लोकल लोग हैं जो कि बड़े पैमाने पर फसलें उगाना चाहते हैं, नई फसलें उगाना चाहते हैं, तो उन्होंने बारिश का पानी कंजर्व करने के लिए छोटे डैम छोटे छोटे वो बनाने शुरू कर दिए हैं और उससे पानी लेना। और जो दूसरा सिस्टम है कि ड्रिप इरिगेशन, उसका सिस्टम शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। लेकिन बड़ा मसला तो यही इंडस वाटर है। इंडस वाटर में ना इरसा काम कर रहा है, ना वार्निंग सिस्टम है, और ना ही जो कहत से परेशान लोग हैं उनकी फिर देखभाल का कोई सिस्टम मौजूद है।
ठीक है, अच्छा होती साहब शॉर्टली बताइएगा, जब सर पे आन पड़ती है तभी हम इंतजाम क्यों करते हैं? इसलिए कि हम इसी के आदी हैं। हम पाकिस्तान में एक चीज़ जो कि अभी इन्होंने स्टोरी की लाइफ स्टॉक की, हमारे सर पे आन पड़ी है कि हम एक नया सेक्टर खोलेंगे एक्सपोर्ट का, क्योंकि पुराने एक्सपोर्ट के सेक्टर तबाह हो चुके हैं जी। नया सेक्टर खोलने के लिए लाइफ स्टॉक एंड डेयरी चाहिए, अब जाके सोचा जा रहा है और अब उसमें भी और गलती सिर्फ पानी की तकसीम के साथ सुबह में पानी के इस्तेमाल के जो तरीकेकार है उसको पे रिव्यू करना चाहिए। पानी का ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। बट्टी साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया बट्टी साहब, होती साहब, आप दोनों का। आज के प्रोग्राम से इतने, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।